जगह एक चक्की वाला अपने 3 बेटों समेत रहता था। वो चक्की वाला गुजर गया। उसने अपने दोनों बड़े बेटों के लिए अपनी चक्की छोड़ रखी थी और अपने सबसे छोटे बेटे के लिए एक पुस रखा था। उसका छोटा बेटा बहुत नाराज था। वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि उसके पिताजी ने उसके लिए सिर्फ एक बिल्ला छोड़ रखा था। पर अचानक कुछ ऐसा हुआ जो बहुत अजीब था। उस पुस ने पलटकर जवाब दिया, आप मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं। मैं आपके लिए आपकी सोच से भी ज्यादा कीमती हो सकता हूँ। छोटा बेटा पुस को बात करते देख दंग रह गया। वो हकलाते हुए बोला, तुम? ये कैसे मुमकिन है? अगर आप मुझे एक बोरी, एक हैट और एक जोड़ी बूट लाके दे तो मैं दिखाऊंगा कैसे। आश्चर्यचकित होकर छोटा बेटा सोचने लगा कि अगर ये पुस बोल सकता है तो इसे जरूर कुछ पता होगा। ठीक है, देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। छोटे बेटे ने वो सारी चीजें लाई जो पुस ने मांगी थी। पुस ने हैट पहनी, बूट्स पहने और शीशे में एक मुद्रा के साथ खुद को देखने लगा। फिर उसने लेट्यूस का गुच्छा और एक गाजर बोरे में डाला और निकल पड़ा। जब जंगल में उसने बोरी खोली और जमीन पर रखी, कुछ ही समय में एक बनी रैबिट सब्जियों की ताजा खुशबू सूंघकर वहां आया और लेट्यूस और गाजर खाने के लिए बोरी में घुसा। उसने लपक कर बोरी को उठाया और बनी रैबिट को फंसाकर उस बोरी को रस्सी से बांध दिया। उस रैबिट को अपने मालिक के पास ले जाने के बजाय पुस उसे राजमहल ले गया और पहरेदारों से कहा कि मुझे महाराज से मिलना है। उन पहरेदारों को हैट और बूट पहने पुस को देखकर अचरज हुआ और वो उसे तुरंत महाराज के पास ले गए। हुजूर, मैं आपके लिए कैरेबा के राजकुमार की ओर से तोहफा लाया हूँ। मेरे मालिक कैरेबा के राजकुमार ने ये बनी रैबिट आप ही के लिए तो पकड़ा है। महाराज बहुत खुश हुआ तोहफा देखकर। काफी दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। पुस इन बूट्स महाराज के लिए तरह तरह के जानवर पकड़ लाता और जल्द ही सारे राज्य में ये बात फैल गई कि कैरेबा के राजकुमार कितने उदार और अमीर हैं। जैसे दिन गुजरते गए, महाराज की उत्सुकता बढ़ने लगी और फिर एक दिन उन्होंने पुस से पूछा, क्या तुम्हारे मालिक जवान है? जी हाँ, जवान और खूबसूरत भी। क्या वो अमीर है? काफी अमीर हुजूर। वो अपने महल में आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही इच्छुक है। महाराज और महारानी ये सुनकर बहुत खुश हुए कि वो उस खूबसूरत राजकुमार को बहुत जल्द मिलने वाले हैं। अगर पुस जो कह रहा है वो सच है तो मुझे लगता है कि हमें हमारी बेटी के लिए परफेक्ट पति और राजकुमार मिल गया। कुछ दिनों बाद पुस ने पता किया कि महाराजा और महारानी राज्य से बाहर जा रहे थे। मैं इसी दिन के इंतजार में था। पुस दौड़कर अपने मालिक के पास पहुंचा। मालिक, हमें तुरंत नदी किनारे जाना होगा, जल्दी। छोटे बेटे को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, पर उसने वही किया जो पुस ने उसे करने को कहा। पर हम यहाँ क्यों आए हैं? तैरने मालिक। तैरने? पर मुझे तैरना नहीं आता। अच्छा है जो नहीं आता। अपने कपड़े उतारिए और नदी में कूद जाइए मालिक। मुझ पर यकीन कीजिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। छोटे बेटे को जैसे पुस ने कहा वैसे उसने किया और वो नदी में कूद गया। पुस ने अपने मालिक के कपड़े झाड़ियों में छुपा दिए। जब महाराज की सवारी नदी किनारे से गुजरी, पुस दौड़ते हुए उनके पास पहुंचा। मदद कीजिए, मदद कीजिए, मेरे मालिक कैरेबा के राजकुमार डूब रहे हैं।
महाराज ने तुरंत अपने सैनिकों को नदी में उतरने का आदेश दिया। जब सैनिक उसके मालिक को बचा रहे थे, तब उसने महाराज को सारी कहानी बताई। महाराज ने अपने नजदीक खड़े एक सैनिक को आदेश दिया, हमारे पास जो अच्छे कपड़े हैं उनमें से कुछ राजकुमार के लिए लेके आओ। नए कपड़े पहनकर उसका मालिक सचमुच का राजकुमार दिखने लगा। जब राजकुमार महाराज की सवारी की तरफ बढ़ने लगा, महाराज की बेटी और महारानी उसे देखते ही रह गए। राजकुमार महाराज की तरफ आया और झुककर उन्हें प्रणाम किया। मैं आपका आभारी हूँ महाराज। मेरे मालिक कैरेबा के राजकुमार का ये सौभाग्य होगा कि आपको अपने महल ले जाकर आपकी खातिरदारी करे। मैं अभी जाकर तैयारी करता हूँ। पुस दौड़ता हुआ चला गया। छोटे बेटे को ये समझ नहीं आया कि क्यों उसे कैरेबा का राजकुमार कहा जा रहा है, पर फिर उसने सोचा कि ये पुस की ही कोई तरकीब होगी और वो चुप रहा। राजकुमारी उस खूबसूरत राजकुमार को देखते ही उसे चाहने लगी। पुस एक महल की तरफ दौड़ते हुए जा रहा था जो एक राक्षस का महल था। रास्ते में पुस ने किसानों को चिल्लाते हुए कहा, महाराजा आ रहे हैं। अगर वो आप लोगों से पूछे कि ये किसकी जमीन है तो कहना कि कैरेबा के राजकुमार की है, नहीं तो वो आपको सजा देंगे। पुस दौड़ रहा था और साथ ही सबको धमका रहा था जो कोई रास्ते में दिख रहा था। जब महाराज की सवारी वहां से गुजरी, सब लोगों ने डर के वही कहा जो पुस ने उन्हें कहने को कहा था। महाराज को आश्चर्य हुआ कि राजकुमार की इतनी सारी जमीन है और वो बहुत खुश हुए। इसी बीच पुस उस राक्षस के महल में पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक बड़ी आवाज के साथ खुला। राक्षस ने एक हैट और बूट पहने हुए पुस को देखा तो वो हैरान हो गया। जब पुस बात करने लगा तो राक्षस और भी ज्यादा हैरान हो गया। शुभ दिन मेरे हुजूर। तुम कौन हो और मेरे महल में क्या कर रहे हो? उसने अपनी तरकीब को अंजाम देना शुरू किया। मैं आपको समझाता हूँ हुजूर। मैं महाराज का निष्ठावान सेवक हूँ और महाराज ने मुझे आपके अद्भुत जादूगरी के बारे में खूब बताया था। हाँ, ये सच है। क्या आप एक बहुत बड़े शेर का रूप ले सकते हैं? जरूर मैं ले सकता हूँ। ये मेरे लिए काफी आसान है। उस राक्षस ने अपनी अद्भुत जादूगरी का इस्तेमाल करके एक बड़े शेर का रूप ले लिया। ठीक है, इतना काफी है। राक्षस फिर से अपने असली रूप में आया। ये तो बड़ा चमत्कार है, पर मैं शर्त लगाता हूँ कि आप अपने आप को सबसे छोटे जानवर के रूप में नहीं डाल सकते। वो तो नामुमकिन है। नामुमकिन? मैं किसी भी जानवर का रूप ले सकता हूँ। देखते हैं। क्या आप चूहा बन सकते हैं? राक्षस इतनी जोरों से हंसा कि पुस को एक जगह खड़े रहने में दिक्कत हो रही थी। और फिर उस राक्षस ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और चूहा बन गया। राक्षस जैसे ही चूहा बन गया, पुस ने झटपट उसे पकड़ा और निगल गया और राक्षस से छुटकारा पाया। कुछ ही समय में महाराज की सवारी उस राक्षस के महल की तरफ पहुंची और उसने दौड़कर उनका स्वागत किया। मेरे हुजूर, मेरे मालिक, कैरेबा के राजकुमार के महल में आपका स्वागत है। अंदर आ जाइए प्लीज। महाराज, महारानी, राजकुमारी और राजकुमार प्रशंसाजनक नजरों से महल को देखने लगे। महल के अंदर जाते समय महारानी ने राजकुमार से पूछा, मेरे प्रिय राजकुमार, क्या आपकी शादी हो चुकी है? नहीं महारानी जी, अगर आप आज्ञा दे तो मैं आपकी खूबसूरत बेटी से शादी करना चाहता हूँ। एक विशाल दावत का इंतजाम किया था उस महल में।
और फिर राजकुमार और राजकुमारी का विवाह हुआ। देखा मालिक, मैंने कहा था कि मैं बहुत ही कीमती चीज हूँ। उस दिन से पुस इन बूट्स अपने मालिक का सबसे वफादार सेवक बन गया और वो सारे उस महल में खुशी से रहने लगे। एक छोटे से फार्म में एक क्यूट सी डक फैमिली रहती थी। मम्मी डक अपने अंडों पर बैठकर उनमें से अपने बच्चों के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। वो पूरे 7 अंडे थे। एक सुनहरी सुबह अंडों से बच्चे बाहर आने लगे। जल्द ही उनमें से 6 डकलिंग्स बाहर आ गए। डकलिंग्स अपनी इस नई दुनिया को समझने की कोशिश करते हुए क्वैक क्वैक करते हुए अपनी माँ के आसपास घूम रहे थे। पर उन अंडों में से जो सबसे बड़ा अंडा था, उसमें से बच्चा बाहर आने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो बाहर नहीं आ पा रहा था और इसी वजह से मदर डक बहुत परेशान हो गई। मदर डक ने थोड़ी देर और इंतजार करने की सोची और फिर वो आखिरी 7वां अंडा फूटा। वो डकलिंग बहुत ही उलझन भरी नजरों से इधर उधर देख रहा था। वो डकलिंग इस बात से अनजान था कि उसकी माँ और उसके भाई बहन भी उलझन भरी नजरों से उसे देख रहे हैं, क्योंकि वो डकलिंग बिल्कुल भी अपने भाई बहन जैसे नहीं दिख रहा था। वो थोड़ा चौड़ा था और उसके भूरे और सफेद पंख थे। बाकी डकलिंग्स उस पर हंसने लगे। तुम कितने बदसूरत दिख रहे हो, तुम बिल्कुल भी हमारी तरह नहीं दिखती। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम कैसे अपने भाई बहन जैसे नहीं दिख रहे? बदसूरत, 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 बदसूरत। कुछ समय बाद सारे डकलिंग्स थोड़े बड़े होने लगे, पर ये डकलिंग बाकी के मुकाबले काफी बड़ा लग रहा था और उसके पंखों के रंग भी अजीब लग रहे थे। तुम कितनी जल्दी बड़े हो गए और इतने अलग कैसे हो गए? वक्त गुजरता गया और वो बदसूरत डकलिंग और भी अजीब और भद्दा दिखने लगा। उसके कोई भाई बहन उसके साथ खेलने को तैयार नहीं थे। हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे, तुम बहुत बदसूरत हो। खेत के बाकी सभी जानवर भी उस बदसूरत डकलिंग का मजाक उड़ाते थे। बदसूरत डकलिंग, बदसूरत डकलिंग। ना 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 ना, बदसूरत डकलिंग। उसकी माँ उसे बचाने का काफी प्रयास करती रहती थी। मेरे बेचारे डकलिंग, तुम बाकियों से इतने अलग क्यों हो? जैसे दिन गुजरते गए, वो बेचारा डकलिंग और भी हताश हो गया और उसे बहुत अजीब लग रहा था। सारी रात वो अकेले रोता रहता और सोचता कि उसे कोई भी पसंद नहीं करता। मैं इतना बदसूरत क्यों हूँ? मैं अपने भाई बहन जैसा क्यों नहीं दिख सकता? एक दिन कुछ शिकारी उस तालाब के किनारे आ पहुँचे जहाँ वे लोग रहते थे। शिकारी उन डक्स का शिकार करने लगे। मदर डक अपने बच्चों के लिए खाना तलाश कर रही थी कि अचानक वो उन शिकारियों के चुंगल में फंस गई। उस बेचारे डकलिंग को पता ही नहीं था कि उसके माँ के साथ क्या हुआ है। वो माँ के लौटने का सुबह तक इंतजार कर रहा था। बेचारे को पता ही नहीं था कि क्या करे। सबसे पहले वो कुत्ते के पास गया। कुत्ते ने उसे चले जाने को कहा। चले जाओ, किसी ने मुझे तुम जैसे एक बदसूरत डक से बात करते हुए नहीं देखना चाहिए। कुछ देर बाद वो मुर्गी के पास गया, पर उस मुर्गी ने भी उसका मजाक उड़ाया। मैं भी तुमसे अच्छी दिखती हूँ। बदसूरत डकलिंग बहुत ही उदास हो गया था। किसी को भी मैं यहाँ नहीं चाहिए। अगर मेरी माँ वापस नहीं आती है तो मेरे इस खेत में रहने की कोई वजह नहीं दिख रही। उसी सुबह
वो डकलिंग खेत छोड़कर चला गया। वो तैरते हुए तालाब के दूसरे किनारे जा पहुंचा। वो सभी जानवरों से वही सवाल कर रहा था। क्या तुमने मेरे जैसे किसी और डक को देखा है? क्या तुमने किसी और डक को देखा है? तुमने मेरे जैसे किसी और डक को देखा है? उसे सबसे एक ही जवाब मिला। उन्होंने इतना बदसूरत डक पहले कभी नहीं देखा। बेचारे डकलिंग ने अपनी यात्रा तय की और दूसरे तालाब में जा पहुंचा। वहाँ भी उसने वही सवाल सबसे पूछा। तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। यहाँ पर आसपास बहुत शिकारी हैं। तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। जाओ। बदसूरत डकलिंग वहाँ से निकल गया। जल्द ही वो एक और तालाब में जा पहुंचा। इस बार वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो अकेला ही था। अगर किसी को भी मैं पसंद नहीं हूँ तो मैं यहीं पर छुप कर रहता हूँ पूरी जिंदगी। महीने गुजरते गए। अकेले होने के बावजूद वो बहुत खुश था। एक दिन उसने देखा कि सफेद लंबी गर्दन वाले पक्षियों का एक झुंड दक्षिण की तरफ बढ़ रहा था। बदसूरत डकलिंग प्रशंसा से उनकी तरफ देख रहा था। कितने खूबसूरत है ये। काश मैं उनकी तरह दिखता। सर्दी का मौसम आ गया और बर्फ गिरने लगी। बदसूरत डकलिंग को पहली बर्फ गिरने की नजारे से प्यार हो गया। खेलते हुए वो पूरा बर्फ से ढक गया। काफी बर्फ गिरने की वजह से उसे खाना ढूंढने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो चलता ही जा रहा था खाने की तलाश में। वो ठंडी से कांप रहा था और थका हुआ भी था। वो एक किसान के पास पहुंचा। किसान को उस पर तरस आया और उसने उसे अपना जैकेट दिया। बेचारा डक, तुम कितने ठंडे पड़ गए हो। मैं तुम्हें घर ले जाकर तुम्हारी देखभाल करूंगा, तुम्हारे बड़े होने तक। किसान ने जैसे कहा वैसे ही किया। जब तक वो डकलिंग बड़ा हो गया तब तक वसंत ऋतु आ गया था। बदसूरत डकलिंग को घूमने के लिए ज्यादा जगह मिले, इसलिए किसान ने उसे तालाब में छोड़ने की सोची। फिर एक बार अकेले कुछ समय बाद डकलिंग ने खुद का प्रतिबिंब पानी में देखा, पर वो हैरान हो गया जो उसने देखा। पहले तो वो अपने आप को पहचान ही नहीं पाया। उसे लगा उसके पीछे कोई और खड़ा है, इसलिए उसने अपने पंखों को खोला और देखा कि उसका प्रतिबिंब भी वही कर रहा था। उसने अपनी गर्दन को खींचकर बाहर की और वहीं उसने पानी में भी होते देखा। तब उसे ये यकीन हो गया कि वो कोई और नहीं, वो खुद है। ओह, मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। मैं आसमान में उड़ते हुए पंछियों की तरह दिख रहा हूँ। मुझे घर वापस जाना चाहिए और अपने आप को सभी को दिखाना चाहिए। जब वो तालाब में तैरते हुए जा रहा था, रास्ते में उसे हंसों का झुंड मिला। क्योंकि वो अब उन लोगों में से ही एक था, उन्होंने उसे अपने साथ ले लिया। वो बदसूरत डकलिंग अब उन हंसों के साथ खुशी से तैरते हुए जा रहा था। एक लड़का जो तालाब के किनारे था इन हंसों को देखकर चिल्लाते हुए अपने दोस्तों को बुलाने लगा। उस छोटे वाले को देखो जो सबसे आखिर में तैर रहा है। ये सबसे खूबसूरत हंस होगा, इसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाँ, वो पहले से ही एक हंस था। दुर्भाग्य से वो अंडा बाकी डक्स के अंडों के साथ मिल गया था। पर अब वो अपने असली परिवार के साथ था और उसकी आने वाली जिंदगी बहुत ही खूबसूरत थी।